एक 24 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसकी शादी महज अभी 1 साल पहले हुई थी और उसको पूरे पंचायत के सामने में अर्धनग्न करके पीटा जा रहा था। और पीटने वाला कोई और नहीं था, पीटने वाला उसका पति ही था। सारे लोग तमाशा देख रहे थे, जिसके मुख में जो बात आ रहा था वो बोल रहा था। और तभी उस समय रास्ते से एक लड़का गुजर रहा था। वो लड़का कोई और नहीं था, वही लड़का था जो कभी बहुत ही उस लड़की को चाहता था, बहुत ही प्रेम करता था। और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही गजब की कहानी है, दिल को छूने वाला कहानी। इसलिए कहानी को स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के टोंक जिला का। प्रेमचंद्र नाम का एक लड़का, जिसका कि नाम ऐसे तो प्रेम है, लेकिन प्रेमचंद्र लोग उसको कहते हैं। प्रेम नाम था प्रेमचंद्र, पहले लेखक हो चुके हैं, कहानीकार थे, तो इसीलिए ये भी कुछ लिखने का शौकीन होता है। शेर व शायरी लिखता है, कविताएँ लिखता है, कुछ कहानी भी लिखता है। लोग इसको प्रेमचंद्र भी कहते हैं। महज अभी 8वीं क्लास में था और अचानक से एक लड़की का उस क्लास में एंट्री होता है, बेहद ही खूबसूरत लड़की। जैसे उस लड़की का एंट्री होता है, जितने भी क्लास के जो स्टूडेंट थे सभी उस लड़की को देखने लगते हैं। उस लड़की को जब देखने लगते हैं, इसके मुख से एक शब्द ऐसे ही निकल जाता है कि चांद को देखा हमने भी तुमने भी, चांद ने किसको देखा किसी को क्या पता। अब एकदम से सारे जो स्टूडेंट होते हैं प्रेमचंद्र की तरफ देखने लगते हैं कि तो गजब का लाइन बना दिया, क्योंकि वहाँ का जो दृश्य था वही था। जितने भी वहाँ लड़के थे सभी देख रहे थे, और वहीं से वो जो लड़की थी पूर्णिमा जो थी, पूर्णिमा भी इसके तरफ देख ली। मतलब कहते हैं ना कि पहली नज़र में ही दोनों एक दूसरे को जान गए, पहचान गए। उसके बाद दोनों का जो सिलसिला होता है वो स्टार्ट हो जाता है। जब ये कोई सवाल पूछता है तो उसका टोन आता है, जब वो कुछ सवाल पूछते तो ये कमेंट पास करता है। कहने का मतलब हुआ कि क्लास में डायरेक्ट एक दूसरे को कभी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि लोग बात फेंक के बोलते हैं। जैसे कि अगर पूर्णिमा कुछ बोल रही है तो फिर ये अपने दोस्तों से कुछ कहता है, लेकिन कह उसी को रहा है। उसी प्रकार पूर्णिमा जो थी वो भी कमेंट पास करती थी, लेकिन दोनों में कभी बातचीत नहीं हुई। समय बीतने लगता है और यह था कि एक दिन भी जो क्लास था वो प्रेमचंद्र नहीं मिस कर रहा है, और एक दिन क्लास पूर्णिमा मिस नहीं कर रही है। उसका रीज़न बस वही था कि दोनों एक दूसरे को देखना चाहते थे। बहुत सारे जो उसमें जो स्टूडेंट थे वो एक दूसरे से बात भी करते थे, लेकिन इसको ऐसा कभी आवश्यकता ही नहीं लगा, क्योंकि इतना अच्छा लगता था घर पे आके उसके विषय में सोचना। और फिर क्लास में तो डेली मिल ही रहे हैं, और थोड़ा एक होता है कि एक हेजिटेशन भी इसके अंदर में था, क्योंकि बात कभी नहीं हुई थी। दोनों को अच्छा लग रहा था। समय बीतने लगता है, बीतते बीतते दोनों 10वीं में चले आते हैं। जब 10वीं में चले आते हैं तो चूँकि जो क्लास था, क्लास के जितने भी स्टूडेंट थे सभी को ये बात बखूबी पता था। कुछ तो ऐसे भी थे वो कहने लगे थे कि दोनों बात भी करता होगा, चूँकि और अभी तक वही स्थिति है कि फेंक के बात करना, डायरेक्ट कभी बात नहीं किया। इतना ज़रूर था कि अगर उसके आने में लेट है तो वो इंतज़ार कर रहा है क्लास में बैठ के ही, मतलब कि उठ के देख रहा है कि आ रही है कि नहीं आ रही है। वो भी किसी न किसी बहाने जब प्रेमचंद्र लेट आता है तो वो भी उठ के खड़ी होकर देखती थी कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन बात अभी तक दिलों तक थी, बात जुबान पे नहीं आया था, एक दूसरे को बताए नहीं थे। जो बात था अंदर ही था, और दोनों को इतना कन्फर्म पता था कि हम दोनों जो है एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। कहते कहते दोनों मैट्रिक भी पास कर गए। मैट्रिक पास करके फिर कोई बात संवाद नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। अब दोनों का जो इंटरमीडिएट में जो दोनों एडमिशन लेते हैं,
इंटरमीडिएट में एडमिशन लगते हैं। संजोग ऐसा हुआ कि दोनों एक ही कॉलेज में, एक ही स्कूल में एडमिशन ले लिए। फिर से वही एक दूसरे को देखना, फिर कमी नहीं खाने लगा। क्योंकि जब मैट्रिक पास किया था तो जितने भी स्टूडेंट थे वो जिसको जहाँ जहाँ अपना सहूलियत लगा 10वीं के बाद 12th में, तो अलग अलग एडमिशन ले रहे थे। तो प्रेमचंद्र सोचा था कि अब उससे बात करने का हमको व्यवस्था करना चाहिए, जुगाड़ लगाना है। लेकिन चूँकि एकदम से एक ही स्कूल में दोनों का एडमिशन हो गया, प्रेमचंद्र भी अब देखा कि चलो अब फिर देखेंगे, ट्राई मारेंगे। अब तो कॉलेज में आ गए हैं, साथ में आ गए हैं। और प्रेमचंद्र को लग रहा था कि शायद मेरे बारे में वो पता करके यहाँ एडमिशन करने के लिए आई है, और पूर्णिमा को यह लग रहा था कि प्रेमचंद जो था मेरे बारे में पता करके और फिर एडमिशन लिया है। दोनों अपने में अपने सोच रहे थे, और देखते देखते दोनों इंटरमीडिएट भी पास कर जाते हैं, और आज तक फिर बात नहीं हुआ। जो बात जहाँ तक दोनों 8वीं क्लास में थे वहाँ अब इंटरमीडिएट पास कर गए, आज भी वही स्थिति में है। बस प्रेम जो है वो दिल में है, लेकिन एक दूसरे को कहे नहीं है। लेकिन अब जाके थोड़ा थोड़ा ये जो प्रेमचंद्र है, प्रेमचंद्र को ऐसा लगने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही हमको देखती होगी, हो सकता है कि प्रेम नहीं करती होगी, हम साथ में पढ़े हैं इतने दिन साथ में इसलिए देख रही होगी। और ये बात पूर्णिमा को भी यही बात लगने लगा, क्योंकि दोनों ने प्रयास नहीं किया। शायद प्रयास करने से डरते थे या कुछ और कारण रहा, मतलब ऐसा कभी इसको आवश्यकता नहीं लगा। धीरे धीरे दोनों का जो एक मनोबल था वो कम होता है, अपने आप पे संदेह होने लगता है कि हम तो प्रेम करते हैं, कहीं वो नहीं करती होगी। अब वो नहीं करती होगी, फिर कहना अभी तक मेरे बारे में क्या सोचती होगी, जब हम कह देंगे फिर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो ये सारी जो बातें थी, यही एक दीवार बन गया। और फिर जो इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो प्रयास करता, वहाँ पर एक रुकावट बन रहा था। लेकिन तब जाके एक जो विद्यार्थी होता है, साथी होता है, वो मिलता है और कहता है कि तुमको यार ट्राई करना चाहिए, तुमको बात करना चाहिए, कम से कम तुम इतना दिन से उसको चाहते हो, याद करते हो, हर रोज़ कम से कम 2 से 3 घंटा उसके विषय में सोचते हो, तो कम से कम तुमको बात करना चाहिए था, पता करनी चाहिए थी कि आखिर वो तुमको चाहती है भी कि नहीं चाहती है। तब जाके थोड़ा सा इसको लगा कि नहीं, प्रयास तो करने ही चाहिए। फिर जैसे ही प्रयास करने के लिए ट्राई मारता है, एक उसकी सहेली से कांटेक्ट करता है, फिर अचानक से इसको पता चला कि उसकी शादी जो है फिक्स हो गई है, एक बहुत अच्छे घर में फिक्स हो गई है शादी। जैसे ये बात सुनता है एकदम से मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, अपने आप पे काबू करके शांत होता है। जिस दिन उसकी शादी थी बहुत रोता है बैठ के, और जिससे इसने संपर्क साधा था उधर कितना भी कहती है कि मुझे लगता है कि वो भी तुमको चाहते थे, लेकिन तुमको प्रयास पहले करना चाहिए था, और अब प्रयास करना व्यर्थ है, किसी के भी जीवन में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। अपना प्रेमचंद्र भी अपना शांत बैठ जाता है। पूर्णिमा की शादी बहुत धूमधाम से होती है, बहुत अच्छे तरीके से होती है। उधर उसकी शादी होती है, अपना प्रेमचंद्र बैठ कर रोता है, क्योंकि इसको कन्फर्मेशन मिल गया था कि भाई वो हमको चाहती थी। पूर्णिमा को कोई विशेष असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके कन्फर्मेशन था ही नहीं कि वो हमको चाहता भी था। एक थोड़ा सा दुख था कि भाई पता नहीं उसके मन में क्या था। उसके बाद शादी हो गई, अपना दोनों का अलग अलग रास्ता हो गया। प्रेमचंद्र अपना कुछ काम धंधा में अपना लग गया, कोई बिजनेस करने लगा, समय अपना बीतने लगता है। तो अचानक से लगभग 1 साल के बाद ये पता करने की भी उसने ऐसे कोशिश नहीं किया क्या कि उसकी शादी कहाँ हुई है। बस 1 साल के बाद रास्ते से गुजर रहा था तो देखता है कुछ लोग भीड़ लगाए हुए हैं। जब कुछ लोग वहाँ भीड़ लगाए हुए हैं तो स्वाभाविक बात है कि किसी के भी मन में आएगा कि भाई आखिर वहाँ किस चीज़ का भीड़ है। जैसे जो प्रेमचंद्र है वहाँ जाता है तो देख के बड़ा हैरान था। हैरान यह था कि एक लड़की को अर्धनग्न अवस्था में, मतलब नीचे जो पेटीकोट होता है और फिर ऊपर का जो ब्लाउज होता है वही पहन रखी है, एक पेड़ से उसको बांधा गया है, और फिर एक जो लड़का है उसको पीट रहा है। जैसे ही सामने जाता है इसका तो दिमाग ही चकरा जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, तो वो तो पूर्णिमा ही थी। अब वहाँ
आधे मिनट में इसको समझ में आ गया, जो लोग कुछ कुछ जो बोल रहे थे, कि आखिर इस पर क्या इल्ज़ाम लगा है, आखिर लोग इसको पीट क्यों रहे हैं। प्रेमचंद जो होता है थोड़ा देर इधर उधर देखता है और तुरंत एक जो व्यक्ति था वो एक गमछा रखे हुए था, तुरंत उसका जो गमछा होता है छीनता है और एकदम से उसके शरीर पे ढक देता है। सारे लोग देखने लग जाते हैं, इसको खींचने लगते हैं। एकदम से चिल्लाता है कि पागल हो गए तुम लोग, क्या कर रहे हो ये, और कौन हो तुम लोग, क्यों कर रहे हो ये। एकदम से एक व्यक्ति जो होता है आता है और कहता है कि तुम इस औरत को नहीं जानती हो, इस औरत ने हमारा नाक कान दोनों कटवा दिया, हमारा इज्जत ले लिया, तो क्या किया है इसने। बुजुर्ग कहता है कि एक लड़के को ये अपने घर में बुला रखी थी, पता नहीं कितने दिनों से ये काम कर रहे थे। इसका जो पति है जो पीट रहा था, इसने रंगों हाथों पकड़ा है, और तुम जो कपड़ा में देख रहे हो ये ब्लाउज और पेटीकोट, इसी अवस्था में थी वो। थोड़ा देर इधर उधर देखता है, पूर्णिमा की तरफ देखता है, एकदम से कहता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये ऐसा कर ही नहीं सकती है, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ। जैसे ही ये शब्द आता है, एकदम से इसका जो पूर्णिमा का जो पति था वो कहता है कि हमको तो लगता है कि यही था, और इसको ही पकड़ने शकड़ने लगते हैं। एकदम से जो प्रेमचंद्र है वो चिल्लाता है और कहता है कि हमको इसमें बहुत साजिश लग रहा है, अगर तुम लोग इसको अभी आज़ाद नहीं किया, नहीं खोले, तो बहुत भारी तुम लोगों को पड़ जाएगा। तुमको पता नहीं है कि हम क्या चीज़ है। थोड़ा सा डरता है सब। डरने के बाद दो चार जो लोग हैं वो फैसला लेता है कि ऐसा है कि छोड़ दो लड़की को, इसको जहाँ जाना होगा मायके जाएगी, जहाँ जाना होगा जाएगी। पूर्णिमा का जो पति है उसका भी यही फैसला होता है। अब क्या होता है कि पूर्णिमा को खोल दिया जाता है। पूर्णिमा को खोल दिया जाता है, उसके शरीर पे गमछा है, आगे बढ़ने लगती है। उसको देख के एकदम से पीछे से जो प्रेमचंद्र है आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रेमचंद्र को पता था कि अब कहीं नहीं जा सकती है। ये ऐसी लड़की थी कि आज तक किसी को आंख उठा के देखी नहीं, अंदर में प्रेम होते हुए भी हमसे बात नहीं की। हमें कोई बुराई नहीं था, घर परिवार भी ठीक है, हम दिखते भी अच्छे हैं, और ये ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। जरूर इसमें साजिश हुआ है, कुछ ना कुछ इसमें चाल हुआ है, या तो लोग कुछ गलतफहमी का शिकार हुआ है, कुछ ना कुछ राज है। और ये अभी जा रही है तो पक्का ये मर जाएगी, ये बचेगी नहीं, अपने आप को ये ख़त्म कर लेगी। पीछे से जैसे ही जाता है उसका हाथ पकड़ता है, हाथ जैसे ही पकड़ता है तो हाथ वो झल्ला देती है, छुड़ा लेती है। 2 कदम और आगे बढ़ती है, प्रेमचंद 2 कदम और आगे बढ़ता है। एकदम से वो रोने लगती है, सर पे जो गमछा था उसको हटा देती है और कहती कि देख लो मेरा हालत, समाज ने, लोगों ने क्या बना दिया। मैं जिससे डरती थी आखिर देखो उसी ने क्या बना दिया हमको। एक बाजारू लड़की हमको बना दिया, बच्चलन बना दिया। अगर यही करना होता तो क्या हम तुमसे बात नहीं करते। रोने लगती है। प्रेमचंद जो होता है गले से लगाता है, फुट फुट कर रोने लगती है, और एकदम से वो कहने लगती है कि हमको जीना ही नहीं, छोड़ दो हमको। जब मान सम्मान ही नहीं तो फिर हम जीवन का क्या करेंगे, हमको जीना ही नहीं है। और फिर धक्का देती है, छुरा लेती है, आगे बढ़ने लगती है। प्रदीप जो होता है दौड़ के फिर से गमछा शरीर पे रखता है, थोड़ा और आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक घर है, एक साड़ी सूख रहा था, दौड़ के जाता है, साड़ी को उठा लेता है। वो रो रही है, उसके शरीर पे साड़ी को लपेटता है और कहता है कि एक गलती हमसे हुआ है, उसको माफ़ कर दो, शायद हमारी गलती का सज़ा तुमको भुगतना पड़ रहा है।
प्रेमचंद्र को यह लग रहा था कि शायद अगर हम इसका हाथ थाम लिए होते, अगर कह चुके होते, आज उसको यह दिन देखना नहीं पड़ता। वो रोई जा रही है। उसका जो प्रेमचंद्र हाथ पकड़ता है और कहता है कि इस समाज से हम दूर चलते हैं। लेकिन आखिर तुम्हारे साथ ये सब हुआ कैसे? पूर्णिमा तो रोने लगती है, रो तो रही ही थी, और रोते रोते बताती है कि जब हमारी शादी हुई तो सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन पिछले 6 महीना से थोड़ा सा हमको ऐसा लगा कि हमारा जो पति है वो थोड़ा हमको ध्यान नहीं दे रहा है। हमने कभी उसका मोबाइल छुआ नहीं, आज तक नहीं छुआ। लेकिन पता नहीं एक दिन मेरे मन में क्या आया, मैंने मोबाइल उठा लिया। वो सोया हुआ था, मैंने उसका हाथ से मोबाइल का लॉक खोल लिया अंगूठा से। उसके बाद जब हम मोबाइल को देखने लगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें हमको देखने को मिला कि हम अपने आप पे काबू नहीं कर पाए, और उसको जगाए, उसको दिखा दिए और हमने कहा कि ये सुबह पूरा दुनिया देखेगा, पूरा घर देखेगा आपका। वो हमको किसी तरह समझाता है, मनाता है, माफ़ी मांगता है कि आज से ये काम नहीं करेंगे। हमने भी माफ़ कर दिया। लेकिन जैसे ही सुबह होता है वो कहता है कि स्नान कर लो, सुबह मंदिर चलेंगे पूजा करने के लिए। सुबह सुबह जो भी हमने गलती की है उसको माफ़ी मांगेंगे। हम उठते हैं, स्नान करके आते हैं पूरा सवेरे। स्नान करने के बाद जैसे कपड़ा बदल रहे थे, जैसे हम सारी पेटीकोट में होते हैं, इतने ही देर में वो मेरा हाथ पकड़ता है और खींच के बाहर लाता है और कहता है कि इसके घर में अभी एक कमरे में एक लड़का था, भाग गया है। वो सुबह था, जो कि हल्का हल्का अंधेरा था। पूरे परिवार को लोग को जमा करता है, उसी अवस्था में उसको छोड़ ही नहीं रहा है। अब तो एकदम से अवाक है ये। पूर्णिमा कहते कि हमको समझ में नहीं आया कि हम करें तो क्या करें, और देखते देखते पूरा मोहल्ला जमा हो जाता है और मुझे पेड़ से बांध दिया जाता है, गाली दिया जा रहा है, पीटा जा रहा है। जैसे ये बात प्रेमचंद्र सुनता है, इसका तो गुस्से से इसका जो खून है वो खौलने लगता है, आंखें लाल हो जाता है, और कहता है कि हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको हम ख़त्म कर देंगे। तब एकदम से पूर्णिमा कहती है कि नहीं, उसको कुछ मत करो, और उसको कुछ होता है तो फिर लोग यही कहेंगे, क्योंकि हमारी उससे शादी हुई है, हम उसका हत्यारा नहीं बन सकते। हम उसके साथ अब जाएंगे नहीं, लेकिन हत्यारा नहीं बन सकते। प्रेमचंद्र कहता है कि मेरे साथ चलो। पूर्णिमा कहती है कि कहाँ तुम ले जाओगे? कुछ भी है, लेकिन हम तो बदनाम हो चुके हैं। प्रेमचंद्र कहता है कि हमारा प्रेम इतना गहरा है कि उसमें ये जो बदनामी का जो रंग है, जो कालिक है, इसका असर नहीं होगा। हमारा जो प्रेम का जो रंग है इससे भी गहरा है। और फिर जाके प्रेमचंद्र जो होता है पूर्णिमा का हाथ पकड़ता है। यह बात जब खबर पूर्णिमा के घर वालों को मिलता है तो वो प्रेमचंद्र पे खुश नहीं होते हैं और नाराज़ होते हैं, गाली फाली देते हैं, मारने की धमकी देने लगते हैं। उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि आखिर इसके ससुराल वाले ने हमारी लड़की के साथ क्या किया है। और पूर्णिमा भी कसम खाती है कि न मायके से न ससुराल से हम कभी कोई मतलब नहीं रखेंगे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि दूसरे लोग तो अपनी लड़की को नहीं समझते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं किसी दूसरे की लड़की को महज एक लड़की समझते हैं, खिलौना समझते हैं। लेकिन बहुत ऐसी स्थिति आ जाती है कि परिवार के लोग भी अपने घर की लड़की को लड़की नहीं समझते हैं, अपना नहीं मानते हैं।